सभी छात्रों को जय हिंद। और एक नई क्लास के साथ कुछ बच्चों का कमेंट था, सर कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में लेकर चलिए। बिल्कुल, एग्जाम से संबंधित आज तक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिस्कशन हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। अब दरअसल हम लोग जानते हैं कि संविधान एक किताब है जिसमें भारत के नागरिकों के नियम और कानून, उनकी जीवन शैली में क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड बातें वहाँ पे बताई गई हैं। कुछ नागरिकों से संबंधित प्रमुख अधिकार भी दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें। दरअसल इस किताब को किन किन भागों में बांटा गया और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे सबसे पहले आपको कहेगा कि भारत के संविधान में टोटल कितने भाग हैं। फिर आपसे बोलेगा कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भाग को हम लोग सेक्शन बोलते हैं और अनुच्छेद को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। उसके बाद आपसे कहेगा कि भारतीय संविधान में कितनी सूची का उल्लेख है, जिसे हम लिस्ट कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न बोलेगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, यानी शेड्यूल। ठीक, इस तरीके से इन पार्ट में इनको बांटा गया है। फिर इसके अलावा आपसे वो प्रश्न करेगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। ठीक, फिर आपसे वो बात करेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। वन लाइनर में जनरली आपसे इस प्रकार से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग, अगर भाग की बात करें तो भाग हैं टोटल इस समय 22। अगर वर्तमान कंडीशन की बात करता है तो वर्तमान में है 25। ठीक, वैसे मूल संविधान में 22 भाग हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपको 22 ही उत्तर देना होगा। अनुच्छेद की बात करें तो फिलहाल अनुच्छेद है इस समय मूल संविधान में 395। ठीक, सूची की अगर बात करें तो 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। हम लोग पहले भी पढ़े हैं। यूनियन लिस्ट जिसे हम कहते हैं संघ सूची, स्टेट लिस्ट जिसे हम कहते हैं राज्य सूची, और कॉन्कर्ड लिस्ट यानी जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आ जाता है। अनुसूचियों की बात करें तो जो मूल संविधान था वहां अनुसूचियों की संख्या थी 8 और इस समय प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में है 12। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12, पहले हुआ करती थी 8, इसको ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों की संख्या है वर्तमान में 6 और पहले थी 7। जब फंडामेंटल राइट्स का हम लोग चैप्टर क्लियर करेंगे तो बाकायदे डिटेल में इस बात को समझेंगे कि कौन सी घटी है, संपत्ति का अधिकार घटा है, किस संविधान संशोधन के तहत और किस आर्टिकल में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार 6 कौन से हैं और क्या क्या हैं, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों की जहां तक बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 10। पहले कितनी थी तो पहले थी, वर्तमान में है 11, पहले थी 10। इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से तो जनरली आपके सामने ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम बात करें तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कार्यकाल की बहुत सारी बातें की जाती हैं खासतौर पे एग्जाम में, और कार्यकाल पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यह प्रश्न देता है राज्यसभा सभापति। यह प्रश्न देता है सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और न्यायाधीश यानी अदर जस्टिस। इसके अलावा वो बात कर लेता है लोकसभा की, बात करता है राज्यसभा की, बात करता है विधानसभा की, बात करता है विधान परिषद की, बात करता है प्रधानमंत्री की,
बात करता है मुख्यमंत्री की, बात करता है राज्यपाल की, और बात करता है राष्ट्रपति की। अगर इनकी बात करें, अटॉर्नी जनरल की सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया है आर्टिकल 76, संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है ये एक अटॉर्नी जनरल होगा। काम क्या होगा इसका? इसे कहते हैं भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर यानी कानूनी अधिकारी। कानूनी की जगह वो विधि भी लिख सकता है, यानी लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तीसरी बात, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट, नियुक्ति इनको देगा राष्ट्रपति। लेकिन अब प्रश्न कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होगा? तो भैया कार्यकाल इनका होगा राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। सबसे ज्यादा बार किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में, वनडे एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ कहीं भी, हर जगह ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। काफी बार पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन से। बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की। यह ध्यान दीजिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो राज्यसभा का सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति है। तो यानी यह अक्षरशः दोनों शब्द एक ही हैं। यानी भारत का संविधान कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, तो उत्तर होगा भैया 5 वर्ष। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। सुप्रीम कोर्ट के कह रहा है मुख्य न्यायाधीश, जहां मुख्य न्यायाधीश की बात आएगी वहां 65 वर्ष अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु का कहीं भी जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कहीं भी न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु का जिक्र है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट 65 और न्यायाधीश का 62 वर्ष अधिकतम आयु। बात करते हैं लोकसभा की। 5 वर्ष कार्यकाल होगा, सदस्य बनना है तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु। ठीक। राज्यसभा की अगर बात करें तो कार्यकाल अनिश्चित होगा। क्यों अनिश्चित होगा? क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है, एक ऐसा हाउस है जो कि कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा अगर भंग नहीं होती है तो राज्यसभा का कार्यकाल डायरेक्टली पूछता है तो अनिश्चित, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्यों का 6 वर्ष होगा। और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। विधानसभा की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का, और सदस्यता अगर आपको धारण करनी है तो सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष कम से कम। विधान परिषद की बात करें तो राज्यसभा के बिल्कुल पैरेलल चलती है विधान परिषद। विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में, और विधान परिषद को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो विधान परिषद के लिए भी कार्यकाल की अगर बात करें तो अनिश्चित, लेकिन अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष न्यूनतम आयु। और जो इसके सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। ठीक। प्रधानमंत्री की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की एज होनी चाहिए। ठीक। फिर आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के लिए भी 5 वर्ष का कार्यकाल संविधान के आधार पर दिया गया है, और न्यूनतम आयु सेम 25 वर्ष। राज्यपाल की जहां तक बात है वहां पे कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष का होगा, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। राष्ट्रपति की न्यूनतम, राज्यपाल की माफी, राज्यपाल और राष्ट्रपति सेम उत्तर होगा, 5 वर्ष इनका भी और न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक। तो ये आपका
यहाँ तक फिलहाल क्वेश्चन हो गया। अब आगे थोड़ा सा तेजी के साथ देखते हैं। आगे अगर इनके आगे की बात करें तो और किसके कार्यकाल अक्सर पूछे जाते हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दरअसल क्लास को पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से, लेकिन एग्जाम टाइम है थोड़ा सा आप लोगों का, इसलिए मैं तेजी से चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा रिवीजन कर लें जो आपके परीक्षा से संबंधित हैं। ठीक, अब अगर बात करें कि आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं, तो कंफ्यूज आप जानते हैं कहाँ होंगे? आप कंफ्यूज होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब बात आती है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, राजीव कुमार जी को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल होगा भैया 6 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष। 65 वर्ष अधिकतम आयु या कार्यकाल 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले होगा। ठीक, या तो 6 वर्ष पूरा कार्यकाल कर लें, अगर 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष एज हो जाती है तो पद से फिर इनको हटना पड़ेगा। अब बात आती है इनके अलावा यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका गठन 1926 में हुआ था, जो प्रशासनिक क्षेत्र के जो परीक्षाएं होती हैं आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की और एनडीए और सीडीएस की, ये यूपीएससी एक आयोग है भारत सरकार की तरफ से। तो यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? सेम उत्तर इसका भी होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष अधिकतम आयु में से जो पहले हो। 6 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष में से जो पहले होगा, वो बात मैं नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे, लेकिन 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु में से जो पहले होगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए आपकी उम्र है 53 साल, तो आप कितने साल के लिए पद पे आएंगे? 53 में 6 जोड़ेंगे आप 59। तो हो सकता है कि आप पूरा कार्यकाल निपटा लें, लेकिन अगर आपकी सपोज दैट उम्र है 62 वर्ष और आपको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, तो आप 6 वर्ष अपने पद पे नहीं रह सकते। अगर 6 वर्ष रहेंगे तो आपकी एज हो जाएगी 68, और संविधान कह रहा है मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। तो इस प्रकार से जो वन लाइनर क्वेश्चन हमारे कार्यकाल से रिलेटेड आते हैं, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी का चेयरमैन, जहां पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन चीजों को फिर से एक बार सीरियसली रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी संविधान सभा से लेकर के और बाकी सेक्शन, हर एक चीजें बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। लेकिन आज एक बच्चे का कमेंट था तो थोड़ा तेजी के साथ मैंने कवर करने की कोशिश की। बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा प्रश्न जो मार्केट में छाए हुए हैं, जिनकी बहार है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, सेक्शन से अगर बात करें भाग 9 की, तो काफी बार एग्जाम में आया है 9A। दो एग्जाम में प्रश्न बहुत आते हैं, 9 में दिया है पंचायत और 9A में दिया है नगर पालिका। ये दो प्रश्न मार्केट के बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के छंटे हुए क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 हमने पहले भी आपको कहा था, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, यहां से काफी बार क्वेश्चन आया है, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आर्टिकल 280, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे हम आर्टिकल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 343 राजभाषा से रिलेटेड है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो गई, बताया जाएगा। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 85 लोकसभा को भंग करना, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, तो इस प्रकार आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे डिटेल में, संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे कि गठन कब हुआ था, पहली बैठक संविधान सभा का गठन, पहली बैठक, रूपरेखा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, तो बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन है। फिलहाल आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको दिया है जो आपके कंफ्यूजन को थोड़ा बहुत दूर करेंगे। बाकी सेक्शन वाइज पूर्ण रूपेण आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और
बिल्कुल आप ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी नोट्स बनाते चलें, रिवीजन करते चलें। जब भी परीक्षा की डेट निर्धारित हो जाएगी, आप उम्मीद करते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें। बाकी जय हिंद, जय भारत।